एक तो अमेरिका में जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट, जो हम लोग अपने यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके लिए एनएल मस्क को ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जो कुछ किया ना, एकदम ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से बढ़ाया। फिर चीन ने भी पलटवार किया। इससे ये बात बहुत साफ हो गई कि यहाँ पे मकसद सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, एक दबाव की राजनीति है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं। उनकी शुरुआती बिजनेस से हुई है, बड़ी होटल इंडस्ट्री से लेकर तमाम इंडस्ट्री में वो कामयाब भी हुए। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल लाइव। आज बात करेंगे अमेरिका ने जो टैरिफ प्लान लगाया है और उसके बाद जो लगातार अमेरिका और चाइना के बीच एक जंग, यानी ज़ुबानी जंग और व्यापार की जंग छिड़ गई है, इसका किस पर कितना असर पड़ेगा। ख़ास तौर पर क्या भारत पर इसका कुछ असर पड़ेगा या भारत को इससे कोई फ़ायदा हो सकता है। इन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, क्या ये और बढ़ सकती है। ये तमाम सवाल रहेंगे, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी। तो बात अमेरिका की, चाइना की, पूरी दुनिया में फ़िलहाल ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसका असर बहुत देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। मार्केट जो धड़ाम से लुढ़का। अच्छा, चाइना और अमेरिका में जिस तरीके से ये व्यापार की जंग छिड़ गई है, टैरिफ की जंग छिड़ गई है, उसका क्या फ़ायदा भारत को देखने को मिल सकता है या उसकी वजह से भारत पर कोई असर हो सकता है। देखिए, अब लड़ाई के तौर तरीके बदल गए हैं। पहले एक ज़माना था, कबीलाई सभ्यताएं थीं, पहले हथियारों के दम पर लड़ाई लड़ी जाती थी। अमेरिका की ताकत दिखाने का, अमेरिका जो ताकत दिखाता है पूरी दुनिया में, उसका तरीका उसकी इकोनॉमिक्स और उसके हथियार दोनों रहे हैं। अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो या इज़राइल हमास के बीच की जंग हो तो वहाँ उसके हथियार काम आते हैं। रशिया यूक्रेन हो तो ये हथियार वाली ताकत काम आती है। अभी चीन से लड़ाई है। चीन की इकोनॉमी और चीन जैसे दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दुनिया का, अमेरिका और उसका सीधा मुकाबला है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से पहली पायदान वाले की लड़ाई हमेशा रहती है, क्योंकि अब उसको किसी से खतरा है तो दूसरी पायदान वाले से है कि अगर कोई उसे उसकी जगह से हटा सकता है तो दूसरा ही है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी खड़ा होता तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह के कोई निर्णय ले सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिर्फ चीन के साथ नहीं किया है, पूरी दुनिया के साथ उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का ये कार्ड खेला है। पहले तो टैरिफ समझ लीजिए, मोटी मोटी भाषा में हम सब जानते हैं कि जब भी विदेशों से कोई चीज़ हमारे यहाँ आती है उस पर एक टैक्स लगता है, अलग अलग देश उस पर टैक्स लगाते हैं, उससे उसके दाम बढ़ जाते हैं, फिर उसकी ख़रीद बिक्री या उसका जो कंजम्पशन है उस पर उसका बड़ा असर पड़ता है। अमेरिका ने यही कहा कि हम भाई जैसे को तैसा, तो अमेरिका को ऐसा लगता था कि उसके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगता है। आम तौर पर अमेरिका की जो हैसियत रही है, जो उसने खुद बनाई है, किसी ने दी नहीं, उसको अमेरिका ने खुद हासिल किया है, तो वो अपने आप को एक मुखिया की भूमिका में पूरी दुनिया में लेकर आया इकोनॉमिक फोरम पर। नो डाउट सामरिक दृष्टिकोण से भी हम ऐसा जानते हैं कि दुनिया की महाशक्ति है, जिसके साथ खड़ा होता है उसकी ताकत बढ़ जाती है, लिहाजा हर एक उससे दोस्ती रखना चाहता है। और अमेरिका ने इस चीज़ को, इसका फ़ायदा भी खूब उठाया है। दुनिया भर में जिसको कहते हैं ना चौधरी बनना, तो जहाँ भी अवसर मिला वहाँ चौधरी बनकर पहुँच गया अमेरिका। तो ठीक है, लोगों ने स्वीकार भी किया। आपको याद होगा, पाकिस्तान को ही लीजिए आप, पाकिस्तान की जब ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के लिए, तो अमेरिका जो है वो भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ देखता था और पाकिस्तान अपना सबसे अजीज़ दोस्त बताता था। भारत में बड़ा विरोध होता था बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन आज जब थोड़ा सा निज़ाम बदला, वहाँ पर चीन की तरफ देखना शुरू किया या चीन ने इनकी तरफ देखना शुरू किया, तो अमेरिका के तेवर बदले। फिर भारत के जो संबंध हैं अमेरिका से वो हाल के दिनों में बदले, तो हम देखते हैं बिल्कुल सियासी समीकरण बदल गए। ये उदाहरण इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने हमेशा देखा है कि वक्त के हिसाब से बदलती रही हैं। और अभी आज जो हालात बने हुए हैं उसमें चीन जिस तरीके से हमलावर हुआ है, एक तरह चीन की भी मोनोपोली है। चीन जो है वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। चीन का अपना एक तौर तरीका रहा है व्यवसाय करने का। उसने भी स्वहित के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा, चाहे ज़मीनों के स्तर पर बात हो, चाहे आपसे पड़ोसी मुल्कों के साथ में उसकी जो रस्साकशी चलती रही है, और साथ ही साथ में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। अमेरिका इस बात को जानता है, तो अमेरिका का चीन के ऊपर टैरिफ को बढ़ाना, और ये टैरिफ जो बढ़ाया गया है ना, मैं आज ये सोच रहा था जब इसको डिटेल एनालाइज कर रहे थे, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है,
लेकिन जितनी इकोनॉमिक्स समझ में आती है वो इकोनॉमिक्स से बात कर करके समझ में आती है। तो पिछले कई दिनों से हम लगातार ये रेसिप्रोकल टैरिफ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। देश के कई जाने माने अर्थशास्त्री, आर्थिक जानकार हमारे साथ बैठे और उनके द्वारा जो जानकारी मिली उसके बाद आज जब इसको गहराई से समझा तो ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जो कुछ किया ना, एकदम ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से बढ़ाया। फिर चीन ने भी पलटवार किया। इससे ये बात बहुत साफ हो गई कि यहाँ पे मकसद सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, एक दबाव की राजनीति है। आपका जो विषय है आज का वो ये है कि क्या भारत को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। देखिए, चीन पहले स्पष्ट कर चुका है। ये जो हुआ कि जब इन्होंने टैरिफ, चीन ने भी अपनी तरफ से बढ़ाया अमेरिका पर, उससे पहले ही चीन भारत के साथ में आयात को बढ़ाने वाला था। ये बात हो चुकी और भारत इस बात को जानता है। भारत की एक तटस्थ भूमिका हमेशा रहती है इस तरह के मुद्दों में और ये बात बहुत स्पष्ट है कि जब भी ये लड़ाई होगी दो देशों में, अब ये टैरिफ किस चीज़ पर लग रहा है, इसका असर किस पर पड़ेगा, मांग और आपूर्ति पर पड़ेगा। कुछ सामान है जो चीन में अमेरिका से आता है, बहुत सारा सामान है और ये बहुत सारा का मतलब बड़ा डिफरेंस है। चीन उतना निर्यात नहीं करता, चीन उतना आयात नहीं करता जिससे ज़्यादा निर्यात करता अमेरिका। और अमेरिका खरीदार बड़ा है और अमेरिका जब ख़रीदार बड़ा है तो वो एक दबाव बना रहा है, सस्ता दो सस्ता दो सस्ता दो। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो हम खुद बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा रहा। जो आप मेक इन इंडिया सोचते हैं ना, यहाँ सुनते हैं यहाँ पर, ये मेक इन अमेरिका वो वहाँ पर कर रहे हैं। वो वहाँ फैक्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, वहाँ रोज़गार देना चाहते हैं। हालांकि इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अव्यवहारिक मानते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी अलग तरीके से विकसित हुई, अचानक से उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी विचार रखने शुरू किए हैं। कनाडा, मेक्सिको सबसे पहले चपेट में है, सबसे ज़्यादा व्यापार इनके साथ में होता है, साथ में लगे हुए देश हैं। लेकिन चाइना जो है तीसरे नंबर पर है, उसके साथ बड़े तादाद में व्यापार होता है। अब चीन मान लीजिए जो कुछ लेता है अमेरिका से वो उसके पास नहीं आ रहा है तो कहाँ से आएगा। अमेरिका जो कुछ चीन से लेता है वो उसके पास नहीं आ रहा तो कहाँ से आएगा, ये सोचें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के पास से ही आ जाएगा, बहुत सारे देश हैं जिनकी तरफ अब नज़र जाएगी, बहुत सारे। हाँ, उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो भारत पर बड़ा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बट कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत 15 देश जो उनके टारगेट में थे और उनके बाकियों के जब टैरिफ देखते हैं और टैक्स देखते हैं तो उस तुलना में भारत पे कम है। आपका वो जो आप 15 देशों की वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, मित्र देश और दुश्मन देश जैसी एक स्थिति भी बनाई है। उसके बाद में एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारत में प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है। भारत की निर्यात क्षमता, भारत को ये अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर जिसको कहा गया ना, कल कई इकोनॉमिस्ट थे हमारे साथ, वो ये कहें कि ये आपदा में अवसर है। भारत रेसिप्रोकल टैरिफ हम पर कितना लगे, हम क्या देते हैं और हमारे पास क्या आता। जैसे मैं देख रहा था कि कई विपक्षी सांसद हैं वो बता रहे थे कि कई आइटम्स पर अब ये बढ़ जाएगा, इससे हमारे निर्यात पर बड़ा फर्क। हम दवाइयाँ बहुत भेजते हैं, सबसे ज़्यादा तो दवाएं भेजते हैं अमेरिका में, जो प्रोडक्शन नहीं उस पर लग रहा, उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ है, अच्छा खासा लगा रहे हैं। इसके बाद में दुनिया में कहीं और चला जाएगा, उन पर भी लग रहा है। अब ये नहीं होगा, उनको महंगा पड़ रहा है, वहाँ पर जो कंज्यूमर होगा, एंड कंज्यूमर, जब भी टैरिफ बढ़ता है तो टैरिफ बढ़ने से किसका नुकसान हो रहा है, वहाँ पर एंड कंज्यूमर जो है उसको वो चीज़ महंगी मिल रही है। तो भारत का तो प्रोडक्शन चलता रहेगा। हाँ, हम कोई चीज़ खरीदेंगे, हम आयात करते हैं तो हम आयात मशीनरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस पर तो हम काम कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमें मेक इन इंडिया यानी कि आपदा में अवसर और इसकी बढ़ोतरी बहुत देखने को मिलेगी। ऑलरेडी चल रहा है, हम पर टैरिफ तभी लगेगा ना जब हम कुछ बेच रहे होंगे। तो हम जो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक तो उसको एक्सपोनेंशियली आपको बढ़ाना पड़ेगा क्वालिटी, और वो इतना बढ़ाना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई नया प्रोडक्शन करना हो जो चाइना को चाहिए, अमेरिका देता था, वो भी आपके पास बना। हमें भारत की जनता को कोई नुकसान नहीं है, जो खरीदेंगे वहाँ उन्हीं को। देखिए, जनता एंड जो होता है कंज्यूमर, वो जनता होती, चाहे अमेरिका की हो चाहे। ये जो महंगाई होती, महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है, हमारे यहाँ है ही, शेयर मार्केट का अप डाउन, ये सीधी चीज़ें होती जिससे जनता पर फर्क पड़ता है। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ और इससे क्या होगा और ये हो जाएगी इकोनॉमी, ये सब इतना डायरेक्ट नहीं होता जैसा सोचा जा रहा है। ओवरऑल ये पहले तो एक दबाव की राजनीति है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो एक तरीके से दुनिया के कई देशों पर दबाव बना रहे हैं। अब आप देखिए, उदाहरण के लिए चीन से जब उनकी बहसबाजी शुरू होती है तो कहते हैं ये गलत किया तुमने, जैसे सड़क की कोई लड़ाई चल रही हो, अब देखो तुम, मैं बताता हूँ। ये कोई आपको लगता है कि दो दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो आपस में इस तरह से डिसीजंस लेंगी? हो रहे हैं, लेकिन पर बोलने में, बयानों में, कागजी कार्यवाही में, ऐलानों में
जो व्यवसाय होगा, व्यवसाय बहुत व्यावहारिक धरातल पर होता है, उसमें कई प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे। अमेरिका में भी इकोनॉमिस्ट हैं जो इस मांग को उठा रहे हैं कि ये इतना व्यावहारिक नहीं है। रिएक्शंस जो हैं उसमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खालिद रज़ा खान। तो यानी कि आपकी जो बात अधूरी रह गई थी कि यानी कि वो एक्शंस रिएक्शंस, जैसे हमने देखा है ज़ेलेंस्की से बहस हुई, वो सब देख रहे थे और किस तरीके से वो तू मैं सी दिखाई दी, यानी कि एक दबाव क्रिएट करने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं और हर जगह, और वो दबदबा अमेरिका का है भी, उस स्थिति में अमेरिका है भी। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ है और जो जैसे को तैसे वाली बात ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को आने वाले समय में इसकी वजह से नुकसान होगा। देखिए, ट्रंप, मैं अभी 2-3 दिन पहले इसी पर रेसिप्रोकल टैरिफ पर ही मैं अमेरिकी प्रवक्ता हैं मार्गरेट मैकलाउड से मैं बात कर रहा था। मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया और ये अच्छी बात है कि उन्होंने सबसे पहले भारत में हमें ही इंटरव्यू दिया, बाकी दूसरे मीडिया हाउसेस से। तो उनका ये कहना था कि वो मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही थी स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से। हालांकि मैंने बहुत उनसे निकलवाने की कोशिश की कि अमेरिका को इससे ज़्यादा नुकसान है। हमें ऐसा लगता है, जो तमाम अर्थशास्त्री बताते हैं, कि अमेरिका को लॉन्ग टर्म में इसका ऐसे फ़ायदा दिख रहा, बता रहे हैं ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान, कई तरह से नुकसान होगा। एक तो अमेरिका में जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट, जो हम लोग अपने यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके लिए एलन मस्क को ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। एलन मस्क ने जिस तरह से तमाम चीज़ें जो करनी, अपनी जो स्टेप्स लेने शुरू किए, उन्होंने कितनी बेसिक चीज़ों में नुकसान कैसे अमेरिका को है, वो इस रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा उन्होंने एजुकेशन के जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स थे वो सारे ख़त्म कर दिए। मीडिया हाउसेस पर किस तरह से लगाम लगानी है, मीडिया को कैसे ये कहते हैं कि गैग करना है, वो उसके लिए उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा फोरम उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो फ्यूचर भी अब दिखता भी नहीं कि वो कभी शुरू हो पाएगा। यूएसएड जैसी संस्था जो पूरी दुनिया में अमेरिका के दबदबे का एक बड़ा टूल था, क्योंकि उसके ज़रिए अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में अपना एक वर्चस्व भी बनाए रखता था यूएसएड के ज़रिए, और लोगों की मदद भी होती थी। तो इन सब चीज़ों में जो एलन मस्क के एडवाइस से जो वो अमेरिका स्टेप्स ले रहा है, वो स्टेप्स भी अमेरिका को बूमेरैंग करने वाला है, वो उल्टा पड़ने वाला है, जिसका असर दिख रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जिस तरह से जो कल का मंडे जो है वो ब्लैक मंडे की तरह, कल का मंडे ब्लैक मंडे, पूरे अमेरिका में हर तरफ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट नज़र आ रहा था हमें, क्योंकि और उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया के, बड़े बड़े कंट्रीज़ के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स, उसमें 9%, 10%, 15% इस तरह का एक दिन में अगर वो मार्केट क्रैश कर रहा है, तो सोचिए कि दुनिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका का मार्केट क्रैश किया, जापान में और यूरोप के मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसका असर इंडिया में देखने को मिला। आज थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन वो पूरी रिकवरी उस तरह से नहीं हो पाई है, क्योंकि दुनिया में अब ये माहौल ऐसा है, या इकोनॉमिकली पूरी दुनिया ऐसे जुड़ी हुई है कि एक कंट्री का अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो दूसरी कंट्री पर उसका पूरा बुरी तरह से असर पड़ता है। वही पूरी दुनिया में हुआ, कल पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स का क्रैश कर गया। मैं पढ़ रही थी कल के दिन को ब्लैक मंडे में ही शामिल किया गया है। और ये देखिए कि पूरे अमेरिका में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या लगता है आपको वो जितनी मनमानी चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप कर लेंगे और जनता वहाँ बर्दाश्त करेगी? वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरी एनालिसिस है, मैं जो तमाम माहौल को देख पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरह से बेलगाम होकर चलते रहे, पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको भी एंटागोनाइज कर लेंगे, और अपनी जनता के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो स्टेप्स ले रहे हैं कि एजुकेशन जैसे सेक्टर में वो तमाम तरह के गवर्नमेंट के ग्रांट्स को विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 4 साल का टर्म पूरा न कर पाए। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा शक है मुझे। ऐसा लगता है प्रवीण जी कि 4 साल का टर्म, क्या ट्रंप जो हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, और जो उनके डिसीजंस हैं वो ये दिखावे के लिए कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ और सारे देशों पर ये दबाव जो आपने बात कही, सिर्फ ये एक उद्देश्य है, या इसका असर ट्रंप को झेलना पड़ सकता है? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, और ये दर्शकों को भी समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो आए इस बार, वो एक ऐतिहासिक जीत के साथ में आए थे, बहुत ही अलग अंदाज में। अमेरिका का ये चुनाव बिल्कुल भारत के चुनाव की, और भारत में जो चुनावी मिजाज होता है उसकी याद दिला गया। एक बात बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि एक आखिरी बाजी है, उनको खेलना है, इसीलिए आते ही
चाहे उन्होंने कनाडा के खिलाफ कड़ी टिप्पणी, मैक्सिको के खिलाफ तो बहुत कड़े कदम उठाने की बात कह दी, और उसके बाद ही हमने देखा उनका बड़ा भावुक भाषण जिसमें उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी बात को बार बार कहा। उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी कि अब हमें अमेरिका के हित के बारे में सोचना है। उन्होंने फिर वीज़ा पॉलिसी, मैं यहाँ पर सिर्फ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात, वो अमेरिका फर्स्ट की भी बात है। अमेरिका फर्स्ट, हाँ, अगेन दुनिया को ये मैसेज देते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट का मतलब ही ये है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी एहसास कराया कि अभी तक अमेरिका जो है वो दुनिया भर के देशों के बारे में सोचता रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम अमेरिका के विषय में सोचें। ये युवाओं ने पसंद किया। इसका हम याद है वो किस पे ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं, अपनी सारी पिछली गवर्नमेंट्स पर। हाँ। नहीं, उन्होंने बाइडेन पर और अमेरिका की हालत खराब है। पहली बात तो ये कहां से सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। वो ये बात कहते रहे कि अमेरिका की हालत खराब हो गई, इकोनॉमी डूब गई है। अब उनको उसको जस्टिफाई करना है और उन्हें ये बताना है कि अब मैं रिवाइवल पर ले आया हूं, देखो कितनी तेजी से ला रहा हूं, कितने कड़े कदम उठा रहा हूं। अमेरिका में भी यंगस्टर्स, पूरी दुनिया में आजकल राजनीति युवाओं के हाथ में है, और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी खासी उम्र रखते हैं। अब आखिरी मौका भी है उनके पास में कुछ कर दिखाने का, तो वो अपनी एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं। फिर जो अभी खालिद भाई ने कहा, उनके साथ में एलन मस्क जैसे एक सलाहकार भी जो हैं वो बिल्कुल जुड़कर चल रहे हैं। एलन मस्क एक अलग ही क्रांति के साथ में चल रहे हैं दुनिया में, और वो कितने क्रांतिकारी होते हैं दुनिया समाज की भलाई। लगता है कि एलन मस्क तो पूरी तरीके से अपना बिजनेस, क्योंकि वो एक इतने सफल और बिजनेसमैन हैं, पूरी दुनिया पर उनका राज है भाई, इतने अमीर और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हैं, तो उनका जो नज़रिया होगा सिर्फ एक बिजनेस की तरह से ही होगा। उनका सिर्फ वही है कि भाई मुझे ठीक है, उतना भी रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि एलन मस्क देश चला रहे हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं। उनकी शुरुआती बिजनेस से हुई है, बड़ी होटल इंडस्ट्री से लेकर तमाम इंडस्ट्री में वो कामयाब भी हुए और पैसा गवा भी चुके। एक बात ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कंट्री जो है वो वेलफेयर स्टेट, अमेरिका इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में अगर किसी एक ऐसे शख्स को ले आया जाए और उसको एडवाइज़र बना के वो, और उसको ऐसे विभाग दिए जाएं जो डिसइन्वेस्टमेंट करा, और वो कॉरपोरेट की तरह गवर्नमेंट को, वेलफेयर स्टेट को रन करना शुरू करे, तो फिर समझा जा सकता है डिजास्टर। इसके स्टेट वर्सेस कॉरपोरेट, इसके नफे, ये वेलफेयर स्टेट की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, इसको ज़रा डिटेल में समझा। और अमेरिका ने अपनी ये स्थिति बनाई थी खुद पूरी दुनिया में। दुनिया के चौधरी शब्द का इस्तेमाल भी मैंने किया था कि दुनिया के चौधरी वो खुद को बनाते रहे। अब जब दुनिया ने स्वीकार कर लिया तो बने रहो। अब आप जो है कि नहीं, अब हम तो अपने बारे में सोचेंगे, हम बहुत परेशान हो लिए, तुमने हमारा बहुत इस्तेमाल कर लिया। जहाँ तक एलन मस्क का सवाल है, चुनाव जीतने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है, उनके एक्स की मानी जाती है। उन्होंने बड़ा पूरी ताकत झोंकी है, तो उनका उसका प्रतिसाद देना बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। एज़ फार एज़ जो आपकी शुरुआत थी, क्योंकि ये चर्चा जो है ये तो अनंत है, बहुत लंबी चलेगी। फिर भी आपका जो विषय है, भारत को फ़ायदा निश्चित तौर पर तब होगा जब आपदा में सचमुच अवसर ढूंढा जाए। चीन अमेरिका में अगर ये लड़ाई, पहले तो ये तनातनी कम होगी, ये मेरा अपना आकलन है, ये तनातनी कम होगी। ऐसे दो देश नहीं चल सकते, ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती, दोनों की इंटरडिपेंडेंसी बहुत, भारत और चीन की भी है। आप देखिए कितने बड़े दुश्मन आपस में बने रहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे फिनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी दोनों की ही, चीन की भारत पर, भारत की चीन पर। तो ये ज़रूर है कि भारत अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को और मजबूत कर सकता है, अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। निर्यात बढ़ाना किसी देश की ताकत को बढ़ाता है, ये चीन ने साबित किया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कि आपदा में अवसर भारत खोज सकता है इसमें, और वही लपकने वाली बात होगी कि भारत कितनी जल्दी इसको लपकता है। हालांकि जो आपने कहा कि भाई आपका ये मानना है कि अभी ये जो तनातनी चल रही है ये थोड़ी डाउन होगी, थोड़ी नीचे आएगी। खैर बाकी क्या होगा उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या समझ में आता है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और फिलहाल इस लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।